हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड के 6th कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में आने का शुक्रिया। और अभी हमारे पास यहाँ पे कंपनी के CFO साहब इमरान साहब मौजूद हैं, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हसन ताहिर साहब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद अली हसन साहब मौजूद हैं। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ CFO साहब से कि वो ब्रीफिंग का स्टार्ट करें, उसके बाद जो है वो आपको क्वेश्चंस का मौका दिया जाएगा। तो CFO साहब पूछने आवाज आ रही था आप आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? अगर कोई नई आवाज सुन सकते, अगर किसी को कोई मसला हो तो हैंड रेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद इमरान CFO हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड आपसे बात कर रहा हूँ। और ये कॉर्पोरेट ब्रीफ, जैसे हमारी कंपनी सेक्रेटरी ने बताया कि 6 ब्रीफ हम आपसे कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो जून 2024 को क्लोज हुआ उस बारे में ये ब्रीफ है। मैं इसको गो थ्रू करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन पे आएंगे। तो आप अपने हैंड रेज करके क्वेश्चन एंड आंसर को कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। हमारी वीडियो आ रही है कि नहीं? हम सब बैठे हुए वीडियो आ रही है? जी सर। अब के पीछे जी ये वीडियो भी हमारे स्लाइड आगे तक जी। फर्स्ट जी अबाउट द कंपनी है, इसमें हमारी स्टोरी है, मिशन है, फिलॉसफी है, बिजनेस एक्टिविटीज एंड की अचीवमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स जो इस साल से हमने स्टार्ट किया। कॉर्पोरेट इवैल्यूएशन में हम हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जियोग्राफिकल प्रेजेंस और HTL की स्ट्रेटेजी, 2024 के रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे, 2025 के प्लान्स हैं और फिर ये क्लोजिंग का सेशन है जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर। स्टोरी की स्लाइड पर नेक्स्ट। हाईटेक लुब्रिकेंट्स 1997 से आपके साथ है। 12,000 रिटेल आउटलेट्स और वॉश स्टेशन पे हम सर्व करते हैं। हमारे अक्रॉस द कंपनी 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 300 डिस्ट्रीब्यूशन वैन्स के साथ डोर टू डोर डिलीवरी करते हैं। हमारी प्रोडक्ट लाइन में पैसेंजर कार मोटर ऑयल, डीजल इंजन ऑयल, मोटरसाइकिल ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल्स और डिफरेंशियल इंजन ऑयल्स सारी पूरी रेंज मौजूद है। 2027 में हमने डाइवर्सिफिकेशन की, HTL एक्सप्रेस सेंटर्स के मॉडल पे आए और उसको 2020 में हमने फ्रेंचाइज कर दिया। 2020 में ही हमने पेट्रोलियम सेगमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और हम एज ए ऑयल मार्केटिंग कंपनी रजिस्टर हुए। 2023 में कंपनी ने KPK में अपना ऑफिशियल OMC का फ्यूल स्टेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। हमारी जो टोटल कमिटमेंट है वो क्वालिटी है, क्वालिटी पे बेस करती है कंपनी। और हमारी कंपनी के जो मेजर सप्लायर है SK Enmove, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लुब्रिकेंट में जी हमारे प्रिंसिपल सिंगल सप्लायर है SK Enmove। SK Enmove जो है वो 1968 से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। 22 में इस कंपनी ने एनर्जी सेविंग कंपनी को अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। फ्यूल एफिशिएंसी की लीडरशिप में ये कंपनी बहुत आगे, ग्लोबल रीच और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं। ओवर 50 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड ये सर्व करते हैं। 70th लार्जेस्ट कंग्लोमरेट है इन द वर्ल्ड और ये न्यू बिजनेस में अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसमें ये थर्मल मैनेजमेंट के ऊपर बिजनेस में आ रहे हैं। इनकी कमिटमेंट जो है वो इनोवेशन की कमिटमेंट है और ये अब इसको जो फ्यूचर है वो आपको सबको पता है कि एनर्जी सेविंग है, तो एनर्जी सेविंग के ऊपर ये अपने फुट स्टेप्स लेके आ रहे हैं। यस, SK Enmove जैसे आप देख रहे हैं सैमसंग और होंडाई के साथ ये कोरिया की लार्जेस्ट कंपनीज में से रिप्रेजेंट की जाती है कोरिया में और कोरिया लीडिंग लुब्रिकेंट कंपनी।
हाईटेक की जर्नी जैसे मैंने आपको बताया 1997 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 2000 में हमने एक्सपेंशन की, 2006 में ईआरपी इंप्लीमेंट किया, हम आईएसओ सर्टिफाइड हुए 2010 में, 2013 में हमने ब्लेंडिंग प्लांट पाकिस्तान में स्टार्ट किया, 2014 में हमने ओरेकल फाइनेंशियल लगाया, 2016 में जैसे आपको याद होगा हम कैपिटल मार्केट में पीएसएक्स में फर्स्ट कंपनी थे जो लिस्ट हुए। हमने अपने 2017 में एचटीएल एक्सप्रेस सेंटर आईपीओ फंड से स्टार्ट किए, 2020 में हमने फ्यूल स्टेशंस का बिजनेस स्टार्ट किया और हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के तौर पे मार्केटिंग ऑफ फ्यूल प्रोडक्ट्स को अपने फ्यूल स्टेशन स्टैब्लिश करने शुरू किए। 2021 में हमने प्लास्टिक की पैकेजिंग की इंडस्ट्री के अंदर फुट स्टेप लिए और हमने एक पॉलीमर का प्लांट लगाया जो कि 2023 में ऑपरेशनल हुआ और अब हम 2024 में इसमें फर्दर एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम अब एक मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने जा रहे हैं। एचटीएल ड्राइव होती है जी हमारे मिशन से और आप देख सकते हैं कि हमारे मिशन में क्लियरली मेंशन है कि हम ओवरऑल ऑल इंडस्ट्री को सर्व करते हैं और स्मॉल से लेके बिग तक इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स सर्व करना, फाइनेस्ट क्वालिटी की, ये हमारा मिशन है। हमारी फिलॉसफी जी 4 चीजों पे हमारी फिलॉसफी बेस करती है, इंटेग्रिटी, क्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेसिक हमारी जी कोर वैल्यूज हैं जिनको आप होल्ड करते हैं हमारे एवरी बिजनेस में, हमारी कंप्लायंसेस में। आपको हमारे जो हमारी डे टू डे डूइंग्स हैं उनमें ये क्वालिटीज नजर आएंगी। हम कम्युनिटी को इसमें सर्व करते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ चलते हैं। मेजर बिजनेस एक्टिविटी में जी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लुब्रिकेंट कंपनी है, हमने ब्लेंडिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन में हमने दोनों काम किए। हमारा कोर बिजनेस जो है वो लुब्रिकेंट है लेकिन हमने फ्यूल में बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया 2020 में और उसके साथ ही हमने एक डाइवर्सिफाइड लीडरशिप के तौर पे अपने बिजनेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से ग्रो किया। हमारी की अचीवमेंट जी हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था अपनी ब्लेंडिंग प्लांट की एक्सपेंशन, उसको हमने कंप्लीट किया। हमने अपना पॉलीमर सेगमेंट कंप्लीट किया, पॉलीमर की हमने स्टार्ट की सेल्स। हमने सक्सेसफुली हम 55 रिटेल स्टेशन पे लास्ट ईयर तक 40 में सर्व कर रहे थे, जून तक 15 हमारे ऑपरेशंस में आ रहे थे। आज हम 57 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, 15 फर्दर हमारे पाइपलाइन में और हम इंशाल्लाह 100+ स्टेशन के साथ जून तक सर्व कर रहे होंगे। लास्ट ईयर जैसे आपको इल्म है कि पीएसएक्स ने नए एनवायरमेंटल लॉज किए और उसको अडेप्ट करने के लिए ऑल लिस्टेड कंपनी को एनकरेज किया। इस साल से 2025 से ये कंपल्सरी हो जाएंगे, तो हमने एक इनिशिएटिव लेते हुए लास्ट ईयर इनको EESG को अडॉप्ट कर लिया और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव लिए अक्रॉस आर ऑल बिजनेसेस। इससे क्या हुआ कि हम एक एनर्जी सेविंग कंपनी की तरफ हम जा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर रहे हैं, हम UNGBC के 16 जो गोल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और इसके ऊपर हम अपने स्टेक होल्डर्स को क्लैरिटी के साथ हम रिपोर्ट करेंगे। और जैसे हमने लास्ट ईयर भी रिपोर्ट किया तो हमने इसके ऑडिट में, नेक्स्ट स्लाइड, हमें इसमें हमारे जो ऑडिटर हैं हमने इसको ऑडिट कराया और उन्होंने हमें इसके ऊपर क्लीन रिपोर्ट दी कि हमने एनवायरनमेंट के जो क्राइटेरियाज हैं उसको सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लिया। यस, HTL की हमेशा से कमिटमेंट टू कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज्यादा रही। हम कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, कम्युनिटी को, गिविंग टू कम्युनिटी हमारा हमेशा से पिलर रहा और हमारा फोर्टे रहा कि हम कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये आज से नहीं है, हम बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं और अब हम इसको बहुत स्टैंडर्ड तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप में हम प्लांटेशन करते हैं, हम बहुत सारी एम्प्लॉय एंगेजमेंट के थ्रू एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करते हैं और ये हमारा हमेशा से फोर्टे है और रहेगा। इसमें जो मेजर काम किया हमने वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमने लास्ट ईयर हमने
इस हमने अपनी जो CSR की एक्टिविटीज है उनमें 3 तरह के फुट स्टेप हम लेते हैं और 3 इनिशिएटिव्स के साथ काम करते हैं। हम एनवायरनमेंट की स्टीवर्डशिप के ऊपर काम करते हैं, तो एनवायरनमेंट के ऊपर हम जो पॉसिबल चीजें होती है वो करते रहते हैं। हम एजुकेशनल सपोर्ट में हमारा एक पूरा सेटअप है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम फ्री एजुकेशन देते हैं और हम इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं। ये डेस्टिट्यूट ऑफ सोसाइटी है जो अफोर्ड नहीं करते, तो हम इनको ऐसी इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। इसके अलावा जी कम्युनिटी एंड वेलबींग में हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं। हम डिफरेंट लो लेवल के एरियाज में जाके सर्व करते हैं, हमारे डॉक्टर्स जाते हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये ओवरऑल CSR एक्टिविटीज हैं हमारे इनिशिएटिव्स। हमारा साबरा वीदा ट्रस्ट में जी इलम का स्कूल सिस्टम में एजुकेशन है। ये कंपनी इसको रन करती है, इसके ट्रस्टीज कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने ग्रेजुएट कराया अभी तक विद 100% पास रेट। ये एक सक्सेस स्टोरी है। 13 इयर्स हो गए स्कूल को चलाते हुए। लास्ट ईयर बल्कि 2 साल से जो बजट अप्रूव होता है हम उस बजट से उसको मिनिमाइज करके बड़ी ही प्रूडेंट स्पेंडिंग करते हैं। हमने 30 मिलियन के अगेंस्ट 18 मिलियन स्पेंड किया और ये जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है हमारी इस ओवरऑल एजुकेशन में कि हम बच्चों को और ऐसे बच्चों को जो अफोर्डेबिलिटी में या प्रॉब्लम में है उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री मील देते हैं, फ्री एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम 3 प्रोडक्ट पे, जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, तो हमारी 3 प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट कीजिए। हम लुब्रिकेंट, फ्यूल और पॉलीमर में काम करते हैं। लुब्रिकेंट में जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो लुब्रिकेंट में नेक्स्ट कीजिएगा। लुब्रिकेंट में हमारी प्रोडक्ट्स हैं हमारी गैस, जैसे मैंने पहले आपको बताया हमारे गैसोलीन इंजन ऑयल है, डीजल इंजन ऑयल है, मोटरसाइकिल ऑयल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, पावर जनरेशन ऑयल्स है। तो ये हमारे पास कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि लुब्रिकेंट में हम सर्व करते हैं। फ्यूल में हमने 2020 में फ्यूल में हमने 2020 को स्टार्ट किया था। फ्यूल हम 57 रिटेल आउटलेट्स के साथ इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं। 15 हमारे पाइपलाइंस में है। हमने 2023 में 34 मिलियन लीटर सेल की थी प्रोडक्ट, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 60 मिलियन लीटर हमने सेल किया इन अ ईयर। और अब हम इसमें फर्दर न्यू फ्यूल स्टेशन के साथ हम वॉल्यूम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले रहे हैं और ये हमारा फ्यूल का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा एक ऑगमेंट कर रहा है हमारे ओवरऑल लुब्रिकेंट के बिजनेस को। और फ्यूल के बिजनेस में जैसे आप देखते हैं तो हम एक सर्विस और क्वालिटी बेस्ड कंपनी कहलाए जाते हैं मार्केट में। हम इंतहाई अच्छी सर्विसेज के साथ मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं। मेजर सिटीज में हमने अभी तक फ्यूल स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं। हमारा इसमें यही प्लान है कि हम सिटी और सिटी के एंट्रेंसेस के ऊपर अच्छे फ्यूल स्टेशन स्टैब्लिश करें। और इससे ये भी होता है कि आपको मार्केटिंग में हमारी बहुत प्रेजेंस नजर आती है। तो इससे हमारा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में इस साल आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी एक्सपेंसेस जो है काफी कंट्रोल हुए हैं इन फ्यूल स्टेशंस के आने के बाद। पॉलीमर में जैसे हमने बताया कि पॉलीमर हम बहुत अरसे से लुब्रिकेंट के लिए अपने बॉटलिंग प्लांट के ऊपर अपनी बॉटल्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती थी, तो हमने एक एस्टेब्लिश किया पॉलीमर का प्लांट और हम आउटसाइड कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। 100% ऑलमोस्ट पंजाब के कोई ऑलमोस्ट 80 to 90% फार्मास्यूटिकल की कंपनीज हमारे साथ अटैच है। इसके अलावा हम बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं उनके लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जी। और इसके अलावा पाकिस्तान टबैको कंपनी का हमारा एक रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है जिसके लिए हम एक अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे प्लास्टिक्स में। और हमें लगता है कि ये पॉलीमर में हम एक अच्छा ग्रोथ ले रहे होंगे दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर।
जियोग्राफिकल प्रेजेंस में जी हमारे 40 जैसे मैंने बताया फ्यूल स्टेशन थे 30 जून पे, 86 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सेंटर में, 40 हमारे जी पंजाब में डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल स्टेशन थे, 11 हमारे HTL एक्सप्रेस सेंटर है पंजाब में, हमारे नॉर्थ में 17 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे HTL फ्यूल स्टेशन जो KPK में है वो 15 है, हमारे 29 डिस्ट्रीब्यूटर्स लुब्रिकेंट के साउथ में है, साउथ में हम कराची और अप टू सखर तक जाते हैं, इसमें बलोचिस्तान भी शामिल है। 2 HTL एक्सप्रेस सेंटर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस में साउथ में। HTL की ग्रोथ स्ट्रेटजी हमने जैसे अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी दिया, एक्सपेंडिंग रीच एंड एनहेंसिंग वैल्यू, ये हमारा बेसिकली थीम है। हम मार्केट डेवलपमेंट पे काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और सर्विस डेवलपमेंट में हमने 3 तरह के गोल्स रखे हैं और यही हमारी स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी के साथ हम अपने बिजनेस को ग्रो करें। 2024 के रिजल्ट्स के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ जी कि 2024 में क्या रहा, कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक हाइलाइट्स के ऊपर बात करूंगा। तो इकोनॉमिक हाइलाइट्स में जी लास्ट ईयर GDP जैसे आपको पता है पाकिस्तान का 2.4% के साथ ग्रो हुआ और ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर ने बेहतर परफॉर्म किया 6.25% के साथ। पर कैपिटा इनकम लास्ट ईयर इंक्रीज हुई $1680 ये रही, बट इन्फ्लेशन की फिगर जो लास्ट ईयर बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन आपको याद है, ये 29.2% तक गया था 23 में, जो थोड़ा सा रिड्यूस होकर 24.5% पे आया लास्ट ईयर। फिस्कल डेफिसिट भी रहा, बट ये कि गवर्नमेंट ने इसको मैनेज किया। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो है वो भी रिमेन कोई 14.13% डाउन हुई लास्ट ईयर से। पॉलिसी रेट के ऊपर बात करेंगे जी 17.5% ऑल टाइम हाई से 22% जो लास्ट ईयर तक था उसमें एंड के ऊपर लास्ट क्वार्टर में आपने देखा कि 17.5% हुआ जब कुछ एक स्टेबिलिटी आई। एक्सचेंज रेट जो एवरेज रहा जी लास्ट ईयर वो 283.7 था एज अगेंस्ट 253.08 2023 में। तो लास्ट ईयर एक्सचेंज रेट की भी एवरेज काफी हाई रही। कार सेल्स में आपको इल्म है कि काफी डिक्लाइन आया जो कि 18.2% तक का डिक्लाइन था। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक हाइलाइट्स, इसमें हाई अप्स और लास्ट क्वार्टर्स में काफी इंप्रूवमेंट्स आई जो कि आपको हमारे रिजल्ट्स में भी आपको नजर आई, जो हम आगे बात भी करेंगे। जी कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस में चलते हैं जी। कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस में 24.3 बिलियन के रेवेन्यू के साथ इस साल हमने क्लोज किया। लास्ट ईयर से 56% का इंक्रीज था। 2.3 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट था, लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट से -3% ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमने मैच किए और हमने 3% को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लास्ट ईयर से काम किया। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रही, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को काफी कंट्रोल में रखा और हमने इसमें इंक्रीज नहीं आने दिया। हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन 536 मिलियन के साथ हमने क्लोज किया, जो लास्ट ईयर से 14% से डाउन था। बट ये कि हमारी डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 172 मिलियन रहे, जो लास्ट ईयर से 2% अबव थे। अदर एक्सपेंसेस में जैसे आप देखते हैं कि 99 मिलियन का एक्सपेंस हुआ एज अगेंस्ट लास्ट ईयर 230 मिलियन के, ये 57% डिक्रीज था, पॉजिटिव रहा। अदर इनकम हमारी इंक्रीज हुई जो कि 100% का इंक्रीज है लास्ट ईयर से। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आपने हमारे अकाउंट्स में देखा होगा कि हमारे प्रिंसिपल सप्लायर की तरफ से एक हमारी सपोर्ट थी प्रमोशन एक्सपेंसेस में, जो कि हमने रिपोर्ट की। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी जी 623 मिलियन रही, लास्ट ईयर से 56% का इंप्रूवमेंट आया इस ओवरऑल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। बट ये कि फाइनेंस कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 22% ऑल टाइम हाई रही लास्ट ईयर और आखिरी क्वार्टर्स में आके आपने थोड़ा विटनेस किया डिक्रीज। तो 800 मिलियन के साथ हाईएस्ट एवर हमारी HTL की हिस्ट्री में भी हाईएस्ट एवर 801 मिलियन ऑलमोस्ट हमने फाइनेंस कॉस्ट को की पेमेंट्स की। 11% का इंक्रीज था लास्ट ईयर से। हमारा लॉस बिफोर टैक्स जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आया 177 मिलियन हमने पॉजिटिव टैक्सेशन के साथ क्लोज किया दिस ईयर, और ओवरऑल हमने 137 मिलियन का लॉस डिक्लेयर किया एज अगेंस्ट
247 million लास्ट ईयर। ये 44% की लास्ट ईयर से इम्प्रूवमेंट आई लॉस में, बट ओवरऑल कंसोलिडेटेड लॉस में रहे। तो ये आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं इसकी। मैं आपको अगली स्लाइड में, इससे अगली स्लाइड में कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस बताना चाहूंगा लुब्रिकेंट, पॉलीमर और पेट्रोलियम सेगमेंट। तो लुब्रिकेंट सेगमेंट में 7 मिलियन का नेट प्रॉफिट किया हमने। ओवरऑल लुब्रिकेंट सेगमेंट ने ऑलमोस्ट ब्रेक इवन किया लास्ट ईयर। पेट्रोलियम सेगमेंट, जैसे आपको आइडिया है कि ये एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इसमें रेगुलेटेड मार्जिन पे काम करते हैं, तो अभी चूंकि हमारे फिक्स एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है, हमारी डिप्रिसिएशन की कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो इस सेगमेंट में अभी हम लॉस देख रहे हैं। 85 million ऑपरेशनल प्रॉफिट 85 मिलियन का हमारा लॉस रहा जी पेट्रोलियम सेगमेंट में। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आप अगर ऊपर देखेंगे तो 104 मिलियन का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। पॉलीमर का ऑन द अदर साइड आप देखेंगे तो 58 मिलियन का लॉस हमने लिया पॉलीमर सेगमेंट। नेक्स्ट, ये हमारी जी कंसोलिडेटेड सेगमेंट की परफॉर्मेंस के ग्राफ्स आप देख रहे हैं। हमारी अनकंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूंगा मैं। अनकंसोलिडेटेड जो हमारे HTN में 111 मिलियन का नेट प्रॉफिट शो किया हमने, मेनली ड्यू टू हमारी अदर इनकम जो कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन रही। इसमें हमारी डिविडेंड कंट्रीब्यूशन बाय सब्सिडरी कंपनी ने काफी कंट्रीब्यूट किया, तो इसको लास्ट ईयर से हमने इम्प्रूव किया और 219% की इम्प्रूवमेंट के साथ लास्ट ईयर 93 मिलियन का लॉस था, हमने इस साल इसको 111 मिलियन के पॉजिटिव पे क्लोज किया अनकंसोलिडेटेड। इसकी ग्राफ वाइज परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा लास्ट ईयर के नंबर्स पे, तो हमने बात कर ली। लास्ट ईयर की सिचुएशंस के ऊपर बात करें जी। अगर लास्ट ईयर जैसे हमने बात की कि इन्फ्लेशन का नंबर बहुत हाई रहा, और इसके अलावा जो पॉलिसी रेट का काट आया वो लास्ट क्वार्टर में आया। तो अगर आप पॉजिटिव में देखें तो HTN ने अनकंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर लास्ट 2 क्वार्टर्स में 312 मिलियन का प्रॉफिट किया, और 201 मिलियन का जो लॉस था फर्स्ट हाफ का, उसको रिवर्स करके 111 मिलियन का प्रॉफिट शो किया HTN ने। तो ये ओवरऑल लास्ट 2 क्वार्टर्स जो है वो काफी पॉजिटिव रहे, और अभी जो हमारा करंट क्वार्टर है वो भी एक पॉजिटिव नोट में क्लोज हुआ है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर हमने ऑल्दो के 137 मिलियन का लॉस किया, बट ये लास्ट ईयर के लॉस से काफी हमने इम्प्रूव किया। जैसे मैंने आपको बताया 44% की इम्प्रूवमेंट थी। तो हमने लॉस जो है ये पर शेयर जो लॉस था ये 0.99 पर रुपी रहा। ओवरऑल बेसिकली ये लॉस भी प्राइमरीली कंट्रीब्यूट किया डिप्रिसिएशन ने, जो कि 172 मिलियन की हमारी डिप्रिसिएशन थी एज अगेंस्ट 137 मिलियन। तो हम चूंकि एक एक्सपेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस, तो एक्सपेंशन में हमारी डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस काफी ज्यादा। हम अपनी फाइनेंशियल रेजिलियंस को काफी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम अपनी लोकल मार्केट के अलावा फॉरेन मार्केट्स को भी देख रहे हैं, और हम अपनी प्रोडक्ट्स को लोकल ब्लेंडिंग एंड फिलिंग से कन्वर्ट करने की प्लान कर रहे हैं। और उसमें जैसे आपने देखा होगा हमने PSX में लगाया। नेक्स्ट PSX वो पिछली स्लाइड है ये जी। जैसे PSX में आपने देखा कि हम अब ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ 100% आ रहे हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर, ये जो अभी करंट क्वार्टर चल रहा है, इसमें ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये हमें लगता है कि हम इसमें काफी बेहतर परफॉर्म करेंगे। इससे फॉरेन एक्सचेंज भी सेव होगा, हम मार्केट शेयर भी इंक्रीज कर लेंगे, और हमारी मार्केट बड़ी कंपेटिटिव प्राइसिंग में हो जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारे गोल्स है इस मैन्युफैक्चरिंग की। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, अभी वही लास्ट ईयर हाई इन्वेंट्री हमें मेंटेन करना पड़ी। LC ओपनिंग प्रॉब्लम्स से हमें नॉन एसेंशियल पॉलीमर आइटम्स में बहुत सारी इन्वेंट्री, क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, तो हमने मेंटेन की। इसने भी हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट है इसमें काफी ज्यादा एक्सोबरेंट इंक्रीज किया। तो ये LC की जो क्लीन LC रिक्वायरमेंट है और LC ओपनिंग के इश्यूज की वजह से हमने स्टॉकिंग में, क्योंकि हमारा जो लीड टाइम है वो 50 डेज से लेके 75 डेज तक है,
तो इस लीड टाइम को मेंटेन करने के लिए और इन्वेंट्री को हम स्टॉक आउट ना हो जाए, हम हाई इन्वेंट्री मेंटेन करते रहे लास्ट ईयर। कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव हमने मैनेज किए लास्ट ईयर, हमने बहुत सारे कॉस्ट को कंट्रोल रखा और हमने अपनी कॉस्ट को इंक्रीज नहीं होने दिया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, और इसने भी कंट्रीब्यूट किया हमारे लॉस को कम करने में। नेक्स्ट कर दें। 2025 के प्लान्स में जी दो तरह के प्लान्स है, एस्पिरेशन और इनिशिएटिव। हम जी करंट चैलेंजेस को देखते हुए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं, हम अपनी लोकल ब्लेंडिंग की प्रोडक्ट्स को और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम टोटली माइग्रेट कर रहे हैं, और इससे करेंसी रिस्क को हम मिटिगेट करेंगे और ओवरऑल प्राइसिंग की बेहतर मैनेजमेंट होगी। हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, हम हाई नेटवर्क को जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनको अटैच कर रहे हैं अपने साथ, और इससे काफी बेहतरी आने की उम्मीद है। एसकेएन मूव के साथ जी जो हमारी कोलैबोरेशन है उसको हम ऑलमोस्ट ही एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं अक्रॉस ऑलमोस्ट 50 ग्लोबल रीजन्स में। ईवी की ग्रोइंग मार्केट है, उसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है थ्रू एसकेएन मूव, तो हम इस टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं, और ये ओवरऑल हमारी एक अच्छी कोलैबोरेशन जो है वो हमें लगता है कि बहुत फ्यूचर में फ्रूटफुल होगी। प्राइस इनिशिएटिव में हम लोग जैसे मैंने बताया कि हम प्राइस इनिशिएटिव में हमने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की इस साल, और ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ और बेहतर होगी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लुब्रिकेंट के वॉल्यूम इससे काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। हमारी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो हम ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, हम समझते हैं कि ये ऑगमेंट करेंगे, हम इस साल बेहतर परफॉर्म करेंगे, और हम अपने जो गोल्स हमने सेट किए हैं उनको हम अचीव करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन में बता दें जी, लास्ट ईयर हमारा न्यू इनिशिएटिव प्लान, जैसे आपको भी बात हो ही गई इसके ऊपर कि हम लोकल ब्लेंडिंग और फिलिंग डोमेस्टिक प्लांट पे, और हम इंपोर्ट से, अब इंपोर्टेड प्रोडक्ट से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को विद इंडस्ट्री एक्सपर्टीज हम अपने साथ अटैच कर रहे हैं, और हम अपनी रीच बियॉन्ड पाकिस्तान एक्सपोर्ट में हम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, और हमें लगता है कि हम इसमें काफी सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये हमारे 2025 के प्लान्स हैं। ये हमारी इस साल की कॉर्पोरेट ब्रीफ था, रैप अप कर दिया मैंने, इसको कंप्लीट हो गया ये। तो आप सब लोग का थैंक यू आने का। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हो आप रेज हैंड के थ्रू क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये दो जी भाई सर मेरे एक दो क्वेश्चन थे। जी 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 सर, मुझे ये पूछना था कि इस साल का अपनी वॉल्यूमेट्रिक एंड प्राइसिंग ग्रोथ किस तरीके से देख रही है, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना वो आपके जैसे आपने 4 मिलियन लीटर तक चले गए थे, उसके बाद 7 मिलियन पे आ गए, तो FY25 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ, इसके अलावा प्राइसिंग ग्रोथ आ रही है आपकी सही। अगर आप अपना लिख दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये माइक से ही कर लें या लिख के आप बता देंगे क्या क्वेश्चन है आपका, फिर हम आंसर दे देंगे। जी सर, वॉल्यूमेट्रिक एंड प्राइसिंग ग्रोथ के हवाले से FY25 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ ये सही है, इसको ले लो। उसको Hello. जी। Can I ask questions? Hello. Am I audible? Yeah, go ahead please. Yeah, okay. I'm Shivani from Atlas Asset Management. I have few questions that related to the company. Firstly, please आप मुझे market size of lubricants और आपका उसमें share क्या है ये बताएं. Then आगे क्या वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लुब्रिकेंट मार्केट में, और करंट मार्जिन्स क्या हैं, एंड आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, बोलिए बोलिए। ओके सर, ये बताएं तो फर्दर आई ऐड मोर टू इट. जी 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 अच्छा जी, इसमें लुब्रिकेंट्स का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लास्ट 2 इयर्स में अगर आप हमारे अकाउंट्स देखें तो जिस जिस साल में डॉलर
बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हुई है, उस टाइम में रुपये की सॉरी डेप्रिसिएशन हुई है, उस टाइम पे हमारे वॉल्यूम्स भी गिरे हैं और हमारे लॉसेस भी ज्यादा आए हैं। तो लास्ट 2 इयर्स में बेसिकली है कि हम काफी ज्यादा कंपटीशन से प्राइस आउट हो गए थे। जो हमारा डिफरेंस अच्छे में 5 to 10% था कंपटीशन से, वो 30% तक पहुंच गया था लास्ट। रीजन बीइंग के हम बेसिकली बल्क में मंगवा रहे थे, बल्क में ड्यूटी इज 26% एंड रॉ मटेरियल में ड्यूटी इज 12%। तो जितना भी हमारा कंपटीशन है वो लोकल ब्लेंड का आ रहा है। तो अगर डॉलर 10 रुपीज बढ़ता था तो रुपीज के साथ, तो अगर उनकी प्राइस 100 रुपए बढ़ती थी तो हमारी 250 या 300 रुपए बढ़ती थी, जिसकी वजह से लास्ट ईयर हम काफी ज्यादा प्राइस आउट हो गए थे, और स्पेशली डीजल सेगमेंट में और एमसीए सेगमेंट में। तो लास्ट ईयर हमने फिर कोरियन से डिस्कशन की, चीजें चली हमारी, तो आपने देखा होगा कि हमने एमओयू किया अपना जून में, और इंशाल्लाह प्लान तो था कि लास्ट मंथ से हम लोकल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कुछ हमारे एडिटिव्स के कंटेनर्स डिले हो गए। तो कल कोरियंस की टीम पहुंच रही है और इंशाल्लाह विद इन दिस वीक हम लोकल ब्लेंडिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे कुछ आइटम्स की। और अभी हमने एक इसका बड़ा मेजर देखा है चीज के, कुछ लास्ट ईयर में जब हमारा एमओयू साइन हुआ तो हमारे पास हाई इन्वेंट्री भी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से हमारे जीपी कम आए। तो अभी हमने जो रिस्पांस देखा है कि हमारी प्राइस थोड़ी सी कंपेटिटिव भी है, तो क्वार्टर वाइज देख लें और 6 मंथ्स वाइज देख लें तो हमारी वॉल्यूम की जो ग्रोथ आ रही है वो 30 to 35% आ रही है। सो आई एम वेरी होपफुल, नॉट दिस क्वार्टर बिकॉज 1 महीना रह गया है, बट मार्च तक काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगी आपको जीपी में भी और वॉल्यूम वाइज भी। इसमें थोड़ा सा सर ऐड कर दूं, आपने जो जो शेयर की हाँ बात की वो मैं एक्चुअली हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो वी हैव ऑलवेज बीन अ सिंथेटिक प्लेयर इन द मार्केट। मतलब कि हम सिंथेटिक, और ज्यादातर पीसीएमओ पैसेंजर कार मोटर ऑयल के अंदर अगर आप सिंथेटिक में देखें तो हमारा ऑलमोस्ट 45% शेयर है, वी आर द मार्केट लीडर्स इन सिंथेटिक। बट इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल मार्केट, वी हैव अ वेरी लो मार्केट शेयर बिकॉज हम हिस्टोरिकली एंड पीछे भी लाइक 2 साल पीछे भी चले जाएं तो हम सिंथेटिक ही बेच रहे थे, हमारे पास मिड टियर की प्रोडक्ट्स नहीं थी। क्योंकि अब हमने अलाउ किया है टू ब्लेंड लोकली एंड देन सेल लोकली, तो उससे हम जब कंपेटिटिव हुए हैं, so now we have only less than 1% share in the mid tier market. So हमारे पास upside बहुत है यहाँ पे mid tier में। High tier के अंदर we don't have an upside because we already have 45% share. So अब इधर हमारे पास upside है and we will be growing inshallah with the current competitiveness. And then क्योंकि we are back with the bank, अभी हमारी मीडिया कैंपेन भी चल रही है, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखेंगे, बिलबोर्ड्स आप देखेंगे। इसी तरह हमने ट्रेड शोज किए हैं पूरे पाकिस्तान में, अपने प्लांट में अपने जितने हमारे लॉस कस्टमर्स हैं उन सबको बुलाया है, उनको समझाया है, उनको प्राइस कंपैरेटिव दिखाई है, प्लांट के अंदर प्रोडक्शन दिखाई है। सो वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल गेन बैक आवर शेयर्स। वी वर सेलिंग a very handsome amount of lubricant in the past a decade, but क्योंकि जैसे प्राइस कंपैरेटिव हमारा शेयर गिरता गया, बट वो हम लॉस शेयर एवरी मंथ गेन बैक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू विल सी एज अ मेजर प्लेयर इन 2030 का हमारा विजन ये है कि जी 2030 में वी हैव टू बी नंबर 1 इन द लुब्रिकेंट साइड। सो वी विल इंशाल्लाह दैट्स आवर टारगेट एंड वी विल अचीव इट बिकॉज़ नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग, सो वी आर नाउ वन ऑफ द बिग प्लेयर्स इन द कंपटीशन। ओके सर, लोकल ब्लेंडिंग में आपके मार्जिन्स क्या होंगे? ब्रांड साहब बताएं क्या मार्जिन है? जी, देखिए मार्जिन रेंज करते हैं 25 से 45% के रेंज में। तो ये लोकल ब्लेंडिंग के मार्जिन हैं, सही है। तो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट मार्जिन है, लेकिन ये रेंज करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ओवरऑल मार्जिन जो मार्केट में अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसमें लोकल ब्रांडिंग में जी एक चीज अच्छी होगी कि हमने बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान पे चीज की है, बिकॉज हमें पता है कि डॉलर नेक्स्ट ईयर तो बढ़ना ही है ऊपर, सो वी डोंट वांट कि नेक्स्ट ईयर डॉलर फिर ऊपर जाए और फिर हम कंपटीशन से प्राइस आउट हो जाए आगे। तो अब हमने लॉन्ग, हमारा इस तरह हो गया कि हम भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं, तो हमारी प्राइस उतनी बढ़ेगी जितनी कंपटीशन की बढ़ेगी, क्योंकि उनके भी रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, उनकी भी ड्यूटी स्ट्रक्चर सेम है, हमारा भी सेम है। जिस तरह हसन ने आपको बताया कि स्पेशली एमसी और डीजल साइड बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बहुत सारे शेयर अपना लूज 3 इयर्स में मोटरसाइकिल और डीजल साइड में, तो उसी की हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसी को हम टारगेट कर रहे हैं आगे। पर सर आप अपसाइड बहुत जी ज्यादा जी है। सर, ड्यूटीज रिपीट कर दें, बल्क और दूसरी कैटेगरी जो आपने मुझे बताई। बल्क में जो ड्यूटीज हम दे रहे थे वो हम 26% दे रहे थे और रॉ मटेरियल पे ड्यूटी 12% है। तो इससे हमारा जीपी मार्जिन भी इंक्रीज किया है, प्राइस कंपैटिटिवनेस आई है, मार्जिन टू एंड रिटेलर भी बढ़ा है। सो एवरीथिंग हैज स्ट्रीमलाइन नाउ, सो बिकम वेरी तो आप कंपैटिटिव। और सो गोइंग फॉरवर्ड कैन वी अज्यूम कि आप 100% लोकल ब्लेंडिंग पे जा रहे हैं?
जी जी बिल्कुल। अभी ये है कि जी कुछ आइटम्स जो हैं वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो स्पेशली प्राइस सेंसिटिव वाले आइटम्स थे उनकी हमने ब्लेंडिंग पहले स्टार्ट कर दी है, जो कि कल से शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारा प्लान है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी हम लोकल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्रीमियम can प्रोडक्ट्स में हमने ज्यादा लूज नहीं किया, क्योंकि वो नीश मार्केट है, उसमें प्राइस फैक्टर इतनी बड़ी चीज है नहीं। बट डेफिनेटली उसकी भी जब ब्लेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें भी हमारे जीपी मार्जिन और बेहतर हो जाएंगे। so can you name those products जो अभी भी आप import साइड पे ही रहेंगे? सीएमओ के अंदर X5 के नीचे दो प्रोडक्ट्स हैं, 20W50 एंड 10W40। They're all they have a PCM. major share in passenger car motor oil, ये ग्रेड दोनों। दूसरा जो हमारा है ये वो X5, जी डीजल का। I'm sorry सर, आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो गई थी, आप रिपीट करेंगे इसको प्लीज? एमओ पैसेंजर कार मोटर ऑयल है, उसमें हमारे दो वेरिएंट्स हम्म हैं, वो हम करने जा रहे हैं लोकल। X5000 के अंदर ये डीजल वेरिएंट है, इसमें 15W40 है, वो हम ब्लेंड करने जा रहे हैं। और एमसीयू के अंदर हमारे पास M5 है, इज ऑल द 5 सीरीज में 20W। तो दी M5 हमारा बहुत सेल होता था बिकॉज इट हैज बिकम सो एक्सपेंसिव ड्यू टू द डॉलर एक्सचेंज। तो इस वजह से जैसे हम इसको लोकल करेंगे, our price will be very very competitive। तो ये तीनों मार्केट के ये वो प्लेयर्स हैं जो इसके अंदर मार्केट का शेयर है इस कंपटीशन का। सो हम अभी पहले सिर्फ प्ले कर रहे थे अच्छा 10 to 15। Now we are coming into the major segment of the market which is almost 70%. नेक्स्ट लेवल non-synthetic sir, last question, thank you so much for addressing all the previous questions। एक ये कि जो ईवी साइड पे चेंज आ रहा है मार्केट स्ट्रक्चर में, उसमें आप कैसे प्लेस करेंगे खुद को? एंड यू आल्सो मेंशन कि you have some products aligned with that already, can you name them as well? अब मैंने इसमें अगर आप देखें तो हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर के नाम भी दिए हुए हैं जो हमारे ईवी के हैं। वी आर ऑलरेडी ईवी रेडी, वी एज अ कंपनी आर ईवी रेडी। पहले नाम हमारा जो प्रिंसिपल था उसका था एसके लुब्रिकेंट्स, उन्होंने उसको चेंज कर दिया है लास्ट ईयर पे एसके एन मूव। एन का मतलब एनवायरमेंट, मूव का मतलब मूवमेंट, तो फ्रेंडली एनवायरमेंट मूवमेंट व्हिच इज आल्सो। So we are EV ready, but the point is that I don't see a big growth coming in the EV market because one, it's very very expensive as a first capital incentive cost. दूसरा, we don't have the infrastructure to charge cars. तो will take time. So it will take time because एक research आई है BMW, General Motors and Mercedes-Benz ने की थी और उन्होंने 2050 का सफेयर है in the future का, और 2050 के सफेयर में मॉडर्न वर्ल्ड है, वहां पे वो कहते हैं ग्रोथ ओनली 10% है ईवी की, 30% इज गोइंग टू बी हाइब्रिड। सो इफ इट्स हाइब्रिड व्हिच शोज दैट द ग्रोथ इज गोइंग टू कम इन द हाइब्रिड इंजन्स, तो उसमें हमारा लुब्रिकेंट भी यूज होगा, हमारा फ्यूल भी यूज होगा। ओके इसमें ठीक ईवी है में एक सर। चीज, ईवी में ज्यादातर अगर जो एक चीज आ रही है वो पीसीएमओ साइड पे आ रही है पैसेंजर कार में, लेकिन डीजल साइड पे मोटरसाइकिल हसन ने पहले बताया आपको कि उसमें हमारा पहले शेयर बड़ा कम है और बहुत ज्यादा मार्केट में पोटेंशियल है आगे। तो आई डोंट सी कि डीजल के ट्रक्स भी और मोटरसाइकिल भी बहुत जल्दी ईवी में चेंज हो जाएंगे, तो उसमें हमारे पास काफी पोटेंशियल है आगे। सही है सर, थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग माय क्वेरीज। नेक्स्ट पॉइंट सर, ये अब्दुल्ला उमर किधर से हैं? एनबीपी जी जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला उमर फ्रॉम एनबीपी फंड्स। सर आवाज़ आ रही? जी 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 आ रही बात। जी काफ़ी तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बस लुब्रिकेंट्स के हवाले से एक दो क्वेश्चंस थे। फर्स्ट वन इसके जो 7.9 बिलियन की सेल्स हुई है FY24 में, उसमें ब्रेकअप बता सकें कि बिटवीन डीजल बेस्ड इंजन ऑयल्स का क्या था और मोटर कार्स एंड मोटरसाइकिल और इंडस्ट्रियल ब्रॉडली। 80% पैसेंजर बाकी हैं। जी सर, उमर उसमें ऐसे है कि 80% का पैसेंजर कार मोटर ऑयल का शेयर है और 20% का अदर शेयर है जो मिक्स है डीजल और मोटरसाइकिल ऑयल्स। तो ये ओवरऑल शेयर की परसेंटेजेस है। But this is going to change in the future because हम जब मेन मार्केट में आए हैं, जो सबसे बड़ी मार्केट है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 3 वेरिएंट्स आ रहे हैं एमसीओ, डीजल एंड पीसीएमओ के अंदर, तो वो दैट इज द मेन मार्केट जिसके अंदर हम अब एंटर करने जा रहे हैं। एंड वी आर आल्सो यूजिंग मीडिया, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, 360 डिग्री कैंपेन। तो वी फील विद द करंट प्राइसिंग नॉट जस्ट कंपैरेटिवनेस विद द रिटेलर बट आल्सो द कंज्यूमर कंपैरेटिवनेस। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें हमारा 0.7 लीटर की हमारा एमसीओ जो मार्केट लीडर है उससे उसकी 670 रुपीज प्राइस है
और हमारे जिक के डब्बे की 650 रुपीज प्राइस है. So we are becoming cheaper with higher margins with a relatively good quality product. तो उस लिहाज से हम समझते हैं कि हम काफी ग्रोथ लेंगे एंड अपसाइड हमारे पास, बिकॉज इस एरिया में वी हैव लेस देन 1% मार्केट शेयर. सिंथेटिक में हमारे पास 45% शेयर है, यहाँ पे शेयर ही नहीं है. तो वी फील विद द करंट प्राइसिंग, विद करंट मार्जिन, विद करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप एंड एडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशंस, ये शेयर बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह. ओके एंड सर लास्ट ईयर हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक आई थिंक डिक्लाइन तो आया होगा, ऑब्वियसली बात है, प्राइसेस वगैरह बढ़ी थी. तो ओवरऑल एक थोड़ा सा मार्केट को अपना, बेशक आप वॉल्यूम्स ना भी डिस्क्लोज करें, बट अगर ओवरऑल मार्केट का साइज क्या है इस वक्त, मतलब टोटल अगर हम अनरेगुलेटेड सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर को मिला के देखें, क्योंकि 3.5-4 लाख टन पे ये होती थी मार्केट पहले लुब्रिकेंट्स की, तो अभी भी इसी लेवल के ऊपर है या कुछ ग्रोथ आई है इसके अंदर टोटल मार्केट में? देखिए 3.5 लाख टन मार्केट है फिलहाल, और इसमें पिछले 2 सालों से 10% का डिक्रीज आया है. सो सबके वॉल्यूम्स गिरे हैं. हमारा मसला ये हुआ है कि वॉल्यूम सबके गिरे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है. ग्रोथ आपके सामने नजर आ रही है 2 सालों में क्या हुआ है. वो गाड़ियां भी कम बिकी हैं, उस तरह से हमारा न्यू कार्स के ऊपर बड़ा एम्फेसिस होता है. फ्यूल भी कम बिका है हमारा पिछले से. हमारा तो ग्रोथ है बिकॉज हम एक्सपैंड कर रहे हैं. 25% सेल डिप आई है सारी चीजें. 25% सेल डिप हुई है ओवरऑल. हमारी 50% होगी बिकॉज द रीजन कि हमारा मार्केट से शेयर गया बिकॉज वी बिकम वेरी वेरी लेस कंपैरेटिव. जिस तरह अली ने आपको बताया कि हम 50% एक्सपेंसिव हो गए थे कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स के साथ. सो उस शेयर को अब हम वापस लेने जा रहे हैं और अभी हमें ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में भी, अगले क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं ह्यूज ग्रोथ कमिंग टू आवर वे एंड बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स. तो 3.5 लाख टन के अंदर अभी हमारा पहले जो शेयर था तकरीबन 2,70,000 टन में 7% का शेयर था, जो डिक्लाइन हो गया. अब हमारा कोई 3-3.5-4 पे ओवरऑल मार्केट में रह गया. बट सिंथेटिक में बात करें तो हम इतना ज्यादा बेचते हैं, कोई कंपनी सारी मिला ले वो भी नहीं बेचती है, वो 45. तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम अब जिस प्रोडक्ट की रेंज में आए हैं वहां पे हमारे पास लेस देन 1% शेयर है एंड वी हैव अ ह्यूज अपसाइड बिकॉज ब्रांड की पुल के अंदर कुछ नहीं है. ब्रांड के सब जानते हैं, पता है, इट्स अ फेमस ब्रांड, इट्स अ हाउस होल्ड ब्रांड. तो वी फील विद द कंपेटिटिवनेस विद प्राइसिंग कमिंग इन, इंशाल्लाह वी विल ग्रैब द मार्केट शेयर. और फिर जो हमारा टारगेट है 2030 का, टू बिकम नंबर 1, दैट इज वेयर वी वर्किंग फॉर. सर इसमें एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जुलाई से दिसंबर वाले 6 मंथ वर्सेस आप जनवरी से जून में देखें तो ऑलरेडी हमने 30-35% ग्रोथ ली है वॉल्यूम्स में. हाँ. और लास्ट क्वार्टर में भी ज्यादा ग्रोथ आई है. तो जिस तरह अभी ये बात हो रही है स्पेशली एमसी और डीजल साइड पे काफी हमने शेयर लूज किया था, और जिन आइटम्स की हम लोकल ब्लेंडिंग कर रहे हैं ये वो वाली आइटम्स हैं जो 2017-18 में पीक में थी कंपनी, उनके 50-60% कंट्रीब्यूट करती थी ये 3 आइटम्स. तो ये तीनों आइटम्स की लोकल ब्लेंडिंग स्टार्ट हो रही है हमारी कल परसों से, होपफुली लाइक विद इन दिस वीक. जो कि प्लान था लास्ट मंथ हो जाती तो हमें जरा 1 महीने का टाइम और मिल जाता. तो यही मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ कि ये हम दिसंबर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे बट डेफिनेटली विल बी प्रॉफिटेबल, बट जनवरी फरवरी मार्च में आप इसका मेन इंपैक्ट नजर आएगा आपको आगे. Okay, and thank you. Last question, I mean, with regards to HDL Express Centers, it's wonderful initiative. I would say personally using it from last 6 to 7 years. तो उसके बारे में कोई प्लान है कि तो फर्दर उसको इंक्रीज करने का, उसके नंबर्स ओवरऑल? ज्यादातर अब अपने जो सेंटर्स हैं वो अपने स्टेशन, फ्यूल स्टेशन पे खोल रहे हैं. तो हमारा ये था कि इट्स गोइंग टू बी अ क्लब एक्टिविटी, जाके पंप भी होगा, साथ में ऑयल चेंज भी होगा, अलाइनमेंट भी होगी, बैलेंसिंग. सो वी आर चेंजिंग द होल अफेयर कि हम कहते हैं कि बजाय कि हम इसको स्टैंड ऑन लगाएं, अभी हमारे 11 हैं बट अब हम ज्यादातर जो खोल रहे हैं, अभी हमारा एक मेन प्लॉट लाहौर में खुला है, उसके ऊपर हमारा एशिया एक्सप्रेस खुला है. सो दैट्स डूइंग प्रीटी वेल नाउ. इसी तरह हम इस्लामाबाद के अंदर एक साइट देख रहे हैं, वहां पे लेकर आ रहे हैं. काफी जगहों के ऊपर हम एक्सप्रेस को क्लब कर रहे हैं विद फ्यूल स्टेशन. बट कराची में आपका आई थिंक पंप नहीं है शायद अभी तक, आई वुड से. कराची हमारा जी शिकारपुर में ऑलमोस्ट रेडी है जी हमारा जो स्टोरेज है. बिकॉज आप जब तक प्रोविंस में स्टोरेज नहीं आपकी बनती तब तक आप मार्केट नहीं कर सकते फ्यूल को. तो हमारी स्टोरेज तैयार करके इंशाल्लाह ताला ये दिसंबर में हमारा जैसे अप्रूवल होता है तो हम इंशाल्लाह कराची के अंदर शुरू करने जा रहे हैं. ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दी है, कुछ शॉर्ट लिस्टिंग भी की है जगहों की, कुछ रेकी भी की है, कुछ डीलर्स के साथ डिस्कशन भी हो रही हैं, आए भी हैं, मिले भी हैं. सो वी आर प्रीटी एक्टिव. तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर से आपको हमारे गैस स्टेशन वहां भी नजर आना शुरू हो जाएंगे कराची में. तो हम मेन 3 सिटीज में करना जा रहे हैं, सक्कर, हैदराबाद एंड कराची. दीज आर 3. कुछ बीच में आई हैं, काफी अच्छी क्वेरीज भी आई हैं, तो वी आर सीइंग के देखते हैं उसको किस तरह मटेरियलाइज करना है. Okay, great. Thank you very much for answering my questions and all the best for future. Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर. सर मेरी आवाज आ रही है?
जी 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 भाई। सर मेरे दो ब्रीफ क्वेश्चन थे। सबसे पहला तो सर, जैसे अभी एक्सपेंशन प्लान्स आप डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें कंसोलिडेटेड लेवल्स पे, तो सर इतना कोई कैश खास पड़ा नहीं हुआ, और फाइनेंस कॉस्ट भी एक मेजर डेंट है जो आपकी अर्निंग को जो है बेसिकली हिट कर रही है ना। अभी भी 3 अरब की आपके पास फाइनेंस वो डेट खड़ा हुआ है, और उसके अलावा ट्रेड पेबल्स भी खड़े हुए हैं। तो सर बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ ये मतलब कैसे फाइनेंस होंगी आपकी एक्सपेंशन वगैरह, कोई और डेट लेने का आपका कोई प्लान है आगे चल के, या फिर मतलब किस सोर्सेज से बेसिकली एक्सपेंशन होगी, तो वो मैं बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ उस चीज में। सर एक्सपेंशन में सर दो चीजें आपको बताया था। एक तो चीज ये, जिसका अभी इमरान साहब ने काफी डिटेल में बताया कि लास्ट ईयर फाइनेंस कॉस्ट हमारी 800 बिलियन आई है। अगर आप सेल देखें तो 14 बिलियन से 24 बिलियन पे हम सेल लेके गए हैं, और आरएफ हमारी उतनी थी जो 3 साल पहले थी आगे। तो हमने उसी आरएफ के साथ ही अपना सेल्स कितनी आप देख लेंगे ग्रो आ गई, 14 से 26 बिलियन पे हम ले आए हैं आगे। अच्छा, आगे जो एक्सपेंशन प्लान है, दो एक्सपेंशन प्लान है हमारे। एक तो हमारा एक्सपेंशन प्लान है जी लुब्रिकेंट्स का, ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग प्लांट पे तो ऑलरेडी हमारी एक्सपेंशन हुई हुई है और ब्लेंडिंग प्लांट बिल्कुल रेडी है। फ्यूल साइड पे हमारे एक्सपेंशन का प्लान है, तो उसमें अभी भी हमारे पास आईपीओ फंड में 200 मिलियन पड़ा हुआ है आगे। प्लस कुछ हमारे फिक्स एसेट्स, कुछ फिक्स एसेट्स भी हैं जो हम सेल आउट कर रहे हैं आगे। तो फाइनेंशियली वी विल हैव नो इशू इन फ्यूचर। और हमारा जो फ्यूल है वो ज्यादातर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है, तो वी डोंट नीड एनी लाइंस देयर। तो हमारा जो सप्लायर है, 2 सप्लायर्स हैं, वो लाते हैं प्रोडक्ट, हमारे टैंकों में डालते हैं, वी सेल इट एंड विल गिव द मनी बैक। सो ऐसा जैसे जब एक्सपैंड कर रहा है, ही सपोर्टिंग अस। इसी तरह एसके है, वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एलसीज के अंदर, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो वी फील कि वी आर गुड फॉर द नेक्स्ट 5 years विद द करंट, एंड प्लस इमरान साहब इज इन टॉक्स विद ऑल द बैंक्स आल्सो, बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। पीछे आपको पता होगा पिछले 2 सालों में ओएमसी oil marketing companies जो थी, they've been very being a bad black sheep for the banking industry, because आपके सामने हैस्कोल का डिबैकल हुआ, फिर गो का डिबैकल हुआ। गो का तो अच्छा हो गया, वापस अरामको के साथ उनका मर्जर हो गया, बट शेल एग्जिट कर गई, टोटल एग्जिट कर गई, द ट्रेडर्स आर कमिंग इन। सो बैंक्स आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस साइड ऑफ द बिजनेस, क्योंकि फ्यूल इज अ वेरी रिस्की बिजनेस। बट ये कि अब थोड़ा सा उनको दोबारा वापस आ रहे हैं, देर ऑफरिंग अस एक्सपेंशन के लिए भी लाइंस दे रहे हैं, एलसी की लिमिट्स भी दे रहे हैं। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, बिकॉज हमारे सप्लायर्स बड़े अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं जिसको हम आगे जाके अपने स्टोरेजेस के लिए, वी विल नॉट इन्वेस्ट इन द वर्किंग कैपिटल लाइन, वी विल रादर इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपेंशन। तो वो हमारे पास कुछ एसेट्स से अच्छे टाइमों में हमने लिए थे, वो हम सेल करेंगे इंशाल्लाह। उससे हमने अप्रूवल्स भी ली हुई है अपने बोर्ड से, तो वो हम री इन्वेस्ट करेंगे अपने स्टोरेज के अंदर, बिकॉज अभी हम अगले साल क्लोज तक इंशाल्लाह 100 स्टेशन पे होंगे, तो हमें मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टू इंक्रीज द नंबर टू 2 और 300। तो वो डेफिनेटली हमारी स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा हमें साइट अलाउ करेगी टू सेट अप स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। इसमें जी दो चीजें, एक तो ये जिसका सर ने बताया आपको, एक तो काफी हमारी डेट प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी जो पिछले सालों में पड़ी हुई थी, उनको हम सेल आउट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप प्रेजेंटेशन में देखें 23 वर्सेस 24, तो 34 से 60 मिलियन पे हमारी फ्यूल की सेल गई है। उस पे कंपनी की कोई एक्स्ट्रा लाइन ही लगी, कोई वर्किंग कैपिटल ही लगे। तो हमने बेसिकली ज्यादातर रिफाइनरी से और अपने सप्लायर से क्रेडिट टर्म से हम फ्यूल ले रहे हैं और वही आगे कर रहे हैं। तो अभी भी वी डोंट नीड मोर लाइंस फॉर फ्यूल। लुब्रिकेंट्स में यस वी डू नीड लाइंस, तो वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है आगे। जैसे अली साहब ने बताया, तो आपके क्वेश्चन में एक बात और ऐड कर रहे हैं, कंपनी ने एक लीवरेज पॉलिसी बनाई है, उस लीवरेज में हम इंक्रीज नहीं करना चाह रहे। तो आप देखेंगे कि हमारी जो रनिंग फाइनेंस है या जो फाइनेंसिंग है, या फ्यूचर में हम इसमें कोई ज्यादा ऐड नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बैंक के साथ। तो हम अपनी करंट शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल को भी लॉन्ग टर्म में लेके जाके इसको पे ऑफ करना चाह रहे हैं कि हम इसको पे ऑफ करें। ठीक है, वर्किंग कैपिटल लाइंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हम वर्किंग कैपिटल लाइंस को इंक्रीज करें। और क्योंकि आपको आइडिया है कि ओएमसी में कैश रिच हो जाती है कंपनियां, तो हमें कैश वाली साइड के ऊपर ऐसा अब इतना प्रॉब्लम नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एलसी की लाइंस हो ज्यादा। और अभी आपने देखा है कि बैंक्स के ऊपर एक नया फाइनेंस एक्ट में जो उन्होंने कैपिटल की रेशियोज लगाई है, तो अब बैंक जो है वो ओएमसी सेक्टर में भी फाइनेंसिंग के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ खड़े। तो हम अपनी वर्किंग कैपिटल लाइन को इंक्रीज जरूर करेंगे, बट ये कि हम अपनी फाइनेंसिंग को, रनिंग फाइनेंसिस को, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को मेंटेन करें इसी रेशियो के ऊपर। फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है कि हम नए लोन्स ऐड करें या लीवरेज को इंक्रीज करें। सर एक और लास्ट सवाल था मेरा,
कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिकली कंपनी की एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू पीयर से थोड़ी ज्यादा है, मतलब 9-10% ऑन एवरेज आ रही होती है। वैसे हम अगर पीयर्स देखें आपके तो वो 2-3 मैक्सिमम 4 पे कभी कभी चले गए तो चल गए। तो सर उसके पीछे क्या मतलब रीजंस है कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्यों है? अगर 10% का कंसोलिडेट लेवल पे आपका ग्रॉस मार्जिन है तो 10% की ही आपकी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है, तो वहीं से ही आपका प्रॉफिट जो है वाइप आउट हो जाता है। फाइनेंस कॉस्ट तो चलो अलग है, वो अभी आपने समझा दी। तो बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मुझे समझना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या रीजन है इतनी ज्यादा कॉस्ट होने का? सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे देखें दो चीजें, एक तो ये जिस तरह पहले भी आपको बताया है कि कंपनी एक्सपेंशन फेज में थी, बंदे तो हमने रखे हुए हैं, हायरिंग की भी है, वॉल्यूम्स हमारे उस तरह आ नहीं रहे थे, तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इस वजह से हुई है। दूसरा हमने आपको बड़ा क्लियर बताया है कि लास्ट 6 मंथ्स और 8 मंथ्स में हमने अपने जीपी मार्जिन खुद कम किए हैं, क्योंकि हमारे पास हाई इन्वेंट्री का स्टॉक आया हुआ था और हमें पता था कि लोकल ब्रांडिंग स्टार्ट हो जानी है, तो हमने कहा क्यों नहीं इससे पहले हम एक मार्केट बना लें। तो आगे आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट नजर नहीं आएंगे, डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारे इंक्रीज होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो उसी में जब वॉल्यूम से बढ़ेंगे तो स्प्रेड हो जाएगी, कम हो जाएगी आगे। सो लास्ट ईयर के अकाउंट्स को देखना और अभी करना, तो नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में यू विल सी अ मेजर चेंज। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किधर से अनम्यूट करता अस्सलाम वालेकुम, am I audible sir? जी 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 सर, मुझे वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ के बारे में पूछना था कि FY25 में आप किस तरीके की ग्रोथ देख रहे हैं? तो आई थिंक सर आपने आपकी आंसर आवाज नहीं आ रही, आप चैट पे लिख दें जो भी आपका क्वेश्चन है। सारा कुछ रिसर्च जी जी जी, इसमें हमारा 95% बल्क ही है, बल्कि 97% बल्क है, 50% हमारा से पैकिंग में आ रहा था। इसमें 97% हम रिटेल मार्केट को सर्व करते हैं, 3% हम इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। इंडस्ट्री में हम OEMs को प्रोडक्ट देते हैं अपनी। ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट का सेल मिक्स है। और परचेज मिक्स जैसे अली साहब ने बताया कि हम 95% बल्क कर रहे थे और 5% हम लोकली ब्लेंडिंग कर रहे थे। तो अब इसका इस साल में वाइस वर्सा होगा इंशाल्लाह। और इस साल जो अभी हमारा प्लान है 70% की जो हमारे जो प्रोडक्ट में इसकी बल्क आइटम्स है वो उन्होंने हमें लोकल ब्रांडिंग में दे दी हैं, 30% की रह गई है जो कि इंशाल्लाह जून तक हमारा प्लान है कि वो हम स्टार्ट कर देंगे आगे। ऑलमोस्ट 99% जो है लोकली प्रोडक्शन हो गया, मेड इन पाकिस्तान। नहीं दोबारा कर दो, नहीं मुझे चलेगा, वो उसने म्यूट किया ना उनका। ऊपर ऊपर तो चलेगी मेरा ऊपर चला जाना। सर ऊपर ही चलेगी। चलेगी, चलो ठीक है नेक्स्ट। सुलेमान ये ख्वाब यूसुफ जी अस्सलाम वालेकुम सर मुझे एक चीज, एक सेकंड सर मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि आई मीन ऑब्वियसली चैलेंजिंग ईयर था लास्ट ईयर एंड यू हैव ट्राइड टू डू व्हाट यू कैन। क्या कर रहा है, म्यूट कर दिया, आवाज नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? दोबारा बात करेंगे। So my question is that आपका एक significant capital stuck है HBL lubricants उसके blending के अंदर ना, जो आपका blending plant है. Is there any plan to potentially do an IPO or something to extract that capital and then potentially reinvest into HTL because that will give you the flexibility to do that, or obviously blending should go the way it is. Secondly, जो आपके जो competitors हैं primarily Shell and Total, both of them have exited Pakistan, right? Obviously, they have these arrangements, 3, 4, 5 year arrangements, जब वो product availability देंगे, but they will not have it. They will not have it to the same level as what they used to have. So, how are you looking at the competition environment for you, and going forward, where do you see your placement in the entire lubricant space? Thank you. जी अच्छा, जहाँ तक प्लांट की आपने बात की, यस वी डिस्कस इट द सिमिलर जो आप पॉइंट कह रहे हैं, वी डिस्कस दिस इन द बोर्ड लेवल मीटिंग्स आल्सो वंस वी सी के आर इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू गोइंग एंड रेजिंग फंड्स
but definitely that's we can't say no, but there can be an option. But right now we can't be certain कि कब होगा. Maybe for future expansion for our fuel stations के लिए शायद हम करें, शायद हम within the profit generation से reinvest करें. So अभी right now in the near future we are not going in that route. But yes, there can be a possibility कि हम इसको लिस्ट करेंगे आगे. जहां तक आप टोटल और शेल की बात की आपने, देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब टोटल और शेल ने एग्जिट किया है तो नाउ इफ यू हैव टू सी हु इज कमिंग इन टेकिंग इट ओवर, दे आर बेसिकली ट्रेडर, सो दे आर नॉट एज अ कंपनी, राइट. सो एक गनवर है, दैट्स आल्सो ट्रेडर, दूसरा वाफी है, वो भी ट्रेडर है. तो ट्रेडर की सोच से वो आएंगे. They have never sold fuel lubricant in their sphere where they are right now. They're basically fuel players and trading players. So they would want to sell their fuel here in this market. So we see a huge opportunity. जिनके पास तकरीबन 40% दोनों कंपनीज के पास मार्केट शेयर है. एंड जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो अच्छी सर्विसेज देगा, जो अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करेगा, जो अच्छी consistently quality product and services करेगा, वो ये सारा शेयर ले जाएगा. So we feel that there is a golden opportunity for companies who are operating within Pakistan कि ये exit कर गए हैं. और अब हमें नजर भी आ रहा है कि हम उनका शेयर लेते हुए जा रहे हैं इस वक्त. We can feel it, their share breaking off. So because of the fact that वो focus नहीं रहेगा उस, अभी तो हैं वो लोग काम कर रहे हैं, but everybody is uncertain कि क्या होगा, future क्या है. What is the future of Total? What is the future of Shell? So, क्योंकि वो तो exit कर गए हैं, सारे asset बेच गए हैं. So yes, we feel it's a huge opportunity for us because we have come at the right time. Manufacturing शुरू कर दी है, competitiveness आ गई है, ये लोग exit कर गए हैं. Even fuel side even their distributors are contacting us. They want to join hands with ZIC. So there is a huge opportunity for us कि आगे जो growth आएगी massive नजर आ रही है, massive growth इंशाल्लाह. अच्छा सुलेमान, दूसरा जो प्लांट के हवाले से आप बात कर रहे थे उसमें दो चीजें. एक तो ये आपने देखा होगा कि 21 में आफ्टर कोविड टर्फ से हमने ऑलरेडी प्लांट की एक्सपेंशन काफी की थी. तो कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो हमारी 21 में कोविड के बाद काफी प्लान थे कि एक्सपेंशन भी होगी, हमारी सेल्स ग्रो करेंगी. लेकिन बिकॉज ऑफ डॉलर रुपी का जो स्टेबिलिटी खराब होगी उसकी वजह से हमारी सेलें काफी ड्रॉप हो गई. तो अभी भी हमारी प्लांट की कैपेसिटी जो यूज हो रही है 20-25% है. सो नेक्स्ट 2-3 years में तो वी डोंट सी एनी कि प्लांट के लिए हमें कैपेक्स चाहिए होगा. बट यस डेफिनेटली जो हमारा नया पॉलीमर यूनिट है प्लांट के अंदर आ रहा है, उसमें अगर हमें लगा कि यार आगे एक्सपेंशन की जरूरत है और प्लांट के नंबर हमारे एक साल तक अगर जब हमारी फुल 100% मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाती है, नंबर अच्छे आ जाते हैं और हमें लगता है कि वर्किंग लाइंस उन चीजों की जरूरत है, तो मे बी वी कैन सी कि इसका आईपीओ करना है कि नहीं करना. बट राइट नाउ विद इन 1 year तो वी डोंट हैव एनी प्लान्स. एक साल के बाद वी विल सी हाउ थिंग्स विल गो. अच्छा सर, lastly I want to ask you, ये जो local blending की जो भी बात कर रहे हैं आप लोग, so how big of a kicker do you think it will give you in the motorcycle space? Because basically हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि local blending start हो रही है, obviously उसमें कुछ delays थे beyond your control, I think for some time. How big of a number do you think this will actually be for high tech? Thank you. I think motorcycle जो है ना, that's a huge market. It's 90 million liter की market है, 90 million liters. और इसके अंदर हमारा क्या share है? Less than 1%, right? Now being a brand and then becoming the most competitive product available in the MCO market, we see a huge upside coming in because हमारा less than 1% share है. यहाँ पे तो upside ही upside है. So अब मुझे लगता है कि जो हमारा diesel segment है और MCO segment है, because of the competitiveness, we will definitely grab market share. और वो हमारा ऑलरेडी एक क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हुआ और इस क्वार्टर में मजीद रिफ्लेक्ट हो रहा है. एमसीओ का हम बहुत माइनर किस्म का प्रोडक्ट बेच रहे थे बिकॉज हमारी प्राइसिंग ही सही नहीं थी, प्राइस आउट हो गए थे. देखे ना 650 का भी बेच रहे हैं और पहले हम 1400 रुपए का बोतल बेचते थे पौने लीटर की, डबल का माल फर्क था. तो अब आप इतने कंपेटिटिव हो गए हैं, मार्जिन टू रिटेलर भी अच्छे हो गए हैं, मार्जिन जीपी टू कंपनी भी अच्छी हो गई है, प्राइस कंपेटिटिवनेस भी आ गई है, नेटवर्क भी हमारे पास अवेलेबल है. हमने तकरीबन 18 मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन बोर्ड किए जो एमसीओ के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जरा डीजल के डीलर्स को लेकर आए हैं. पिछले हमने 4 महीनों में बहुत काम किया अपने नेटवर्क के ऊपर, जिस तरह हमने ट्रेड शोज किए हैं, आपने भी देखा होगा इवेंट्स के ऊपर कि हमने काफी ज्यादा इस पर काम किया है. अपने ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया है अपने प्लांट के ऊपर, मतलब 300-400 की जोड़ियों में बुलाया है, उनको इवेंट्स कराया है, उनको ऑन बोर्ड किया है. तो अब हमारा नेटवर्क इज रेडी. एज सून एज वी स्टार्ट प्रोडक्शन इंशाल्लाह यू विल सी ग्रोथ कमिंग इन.
अच्छा सलमान, इस पे दो चीजें थी। जिस तरह आपने पहले भी बात की थी कि लोकल ब्रांडिंग की बड़ी देर से हम बात सुन रहे हैं, मोटरसाइकिल की और डीजल की हमने लोकल ब्रांडिंग 2019 2020 में शुरू कर दी थी। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या हुई उस साइड पे कि एक दो साल तो हमारी सेल काफी ग्रो की आगे, लेकिन उसके बाद हमने बार बार देखा कि यार हम फिर भी कंपटीशन से प्राइस आउट है, और मोटरसाइकिल डीजल इज वेरी वेरी प्राइस कंपेटिटिव मार्केट। सो जो हमें रीजन नजर आया वो ये आया कि हमारी फॉर्मुलेशन एडिटिव्स की कोरियंस करते हैं आगे, तो जो एडिटिव्स हमें कोरियंस दे रहे थे वो बहुत महंगा था। बाकी तो सारा कंपटीशन भी लोकल नेशनल फाइनेंस से लेता है बेस ऑयल। तो इस साल कोरियंस ने जो निगोशिएशन करके एडिटिव्स भी हमें दिए हैं, वो उन्होंने 30 to 40% निगोशिएशन की है प्राइस पे, तो वो हमें बड़े सस्ते आ रहे हैं आगे। सो विद इन 6-8 मंथ्स हमने देखा है कि हमारा मोटरसाइकिल और डीजल में 30 to 40% ग्रोथ आई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और आगे भी इंशाल्लाह मोटरसाइकिल डीजल में अब नाउ व्हाट वी आर वर्किंग इज कि यार ग्रोथ तो आ रही है, तो वी नीड टू डबल आवर नेटवर्क। सो जिस तरह हसन ने बताया, तो अभी हमारा प्लान यही चल रहा है कि हमने अपने मोटरसाइकिल और डीजल के नेटवर्क को डबल करना है। तो जैसे प्राइसेस नीचे हुई है हमारी, तो हमारे पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मार्केट के हैं वो आना भी शुरू हो गए। तो यू सी अ बिग ग्रोथ इन मोटरसाइकिल और डीजल इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। सर एक लास्ट मेरा पॉइंट था, 80% जो डिमांड है मोटरसाइकिल सेगमेंट की वो है नॉर्थ पंजाब, लेट्स से पंजाब एंड केपी के, राइट, और 20% कराची के। सो you are I think ideally placed to actually get this demand because obviously कोई major player पंजाब में तो प्लेसमेंट नहीं है ना उसकी अभी lubricant यार side। अभी तो हमारा शेयर मोटरसाइकिल में लिटरली 1% तक, 1% से भी लेस है। तो ना हमें कंपटीशन से फर्क पड़ रहा है, ना हमें फर्क पड़ रहा है कि जी वैसे ही मार्केट इतनी ग्रो कर रही है, तो हमारे पास तो अपसाइड ही अपसाइड है आगे एवरीवेयर। तो जहां से मोटरसाइकिल की डिमांड आ रही है, हम अपना नेटवर्क भी बनाए जा रहे हैं और इंक्रीज करी जा रहे हैं। इस पे मैं आपको बता दूं, जो आइटम स्पेशली डीजल की अभी उन्होंने हमें लोकल ब्लेंडिंग दी है। सो जिस तरह मैंने पहले बताया कि प्लान हमारा था कि हम 3 वीक्स पहले लोकल ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स डिले हो गए। उसी टाइम हमने डीजल की एक स्कीम निकाली है, तो हमारी सेल एक प्रोडक्ट की डीजल की जो पूरे 6 महीने में हुई थी, उसका 40% भी सोल्ड विद इन अ वीक। सो इतनी मार्केट में हमारी डिमांड आ रही है, बिकॉज लोगों को समझ आ गई है कि हम प्राइस कंपेटिटिव हो गए हैं। और जिस तरह हसन ने बताया कि बेसिकली लास्ट ईयर हम चीजें पहले अपनी सही कर रहे थे, सो वी वर नॉट इन टच विद द क्लाइंट्स, इतनी ज्यादा चीजें। तो आप देख लें जैसे हमारा एमओयू साइन हुआ है, हमने अपने ट्रेड शोज किए हैं जिसपे अराउंड 2000 लोगों ने पूरे पाकिस्तान से आए हैं। देन हमने प्लांट पे अपने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर क्लाइंट्स का टूर कराया, आगे चीजें बताई हैं, फ्यूचर प्लान बताए हैं। सो काफी उसकी वजह से चेंज भी आया है। तभी इंशाल्लाह विद इन दिस वीक जब लोकल ब्लेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हमने ऑलरेडी देख लिया अपना जीपी में, राइट नाउ दिस क्वार्टर में हम जीपी पे ज्यादा कंपनी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन काम है कि मार्केट में जो शेयर लूज किया है वो हम वापस लेके आए आगे। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ये जो आपका ओएमसी बिजनेस है उसमें आप कंटिन्यूस लॉस कर रहे हैं, तो वो आप कब तक ब्रेक इवन पे आ जाएंगे? कौन सी चीज? ओएमसी में ब्रेक इवन तक कब? सर ओएमसी में अगर आप देखें तो अभी भी इमरान साहब ने बड़ा क्लियर उसमें प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि ओएमसी में हमारी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो है कितनी आई है इमरान साहब? 103 मिलियन, और जो हमारा लॉस है वो 85 मिलियन का है। सो वो तो बेसिकली कैश ब्रेक इवन ही है हम आगे, क्योंकि एक्सपेंशन इतनी हुई है, डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है। सो होपफुली ओएमसी में आई थिंक दिस क्वार्टर में हम विल बी प्रॉफिटेबल। अच्छा मैं आपको बताऊं फवाद, एक बड़ी मजे की चीज, एक्चुअली हम वी आर एन ओएमसी, वी आर एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी। इसमें हमारे 3 वर्टिकल्स हैं। एक वर्टिकल हमारा लुब्रिकेंट का है, दूसरा वर्टिकल हमारा फ्यूल का है, तीसरा वर्टिकल हमारा पॉलीमर का है। जब हम ओएमसी की बात करते हैं तो हम एज अ होल कंपनी को लेते हैं। यस वी हैव अ सेगमेंट व्हिच इज फ्यूल सेगमेंट। फ्यूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि ये जून एंड के अंदर ये पूरे 3 महीने प्राइस गिरती रही है। अगर आपने याद किया तो पीछे जाएं तो हर फोर्टनाइट पे प्राइस गिरी है, लेकिन हमारे लॉसेस उससे इनकर हुए बिकॉज वी हैव अ नेटवर्क। हम तकरीबन 57 स्टेशन पे काम कर रहे हैं, और वो नेटवर्क हमसे गिरती हुई प्राइस पे माल लेता है और चढ़ती में भी लेता है। So which means is that we do 100% work on our network. हम बाहर प्रोडक्ट नहीं देते हैं, हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स नहीं उतारते हैं, यानी कि पीएसओ के पंप जाकर उतार लिया या शेल के नहीं। So we work with a very close network, और वहां पे हम अपना सेलों को बढ़ा रहे हैं। जैसे 34 मिलियन हम 60 मिलियन पे लेकर गए हैं। इसी तरह न्यू गैस स्टेशन ऐड हो रहे हैं हमारे इस महीने, और अगले महीने भी आ रहे हैं 15 स्टेशन। तो इससे मजीद वॉल्यूम बढ़ेगा। सो दिस इज अ वॉल्यूम बिजनेस। तो ये आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हमारे मार्जिन बढ़ेंगे और इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी।
तो ये आप जो ब्रेक इवन कब तक कर जाएंगे आप, कुछ इसका प्लीज। सर देखें, फ्यूल में देखें दो चीजें। फ्यूल में जो है ना वो क्योंकि रेगुलेटेड प्राइसेस हैं, तो अगर आप लास्ट ईयर पे देखें तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने सही तरह प्राइसेस बढ़ाई भी नहीं थी। इस साल प्राइसेस भी स्टेबल हैं। फ्यूल में क्या चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं फाइनेंस कॉस्ट। अब आप देख लेंगे जी, हमने फ्यूल की सेल हमारी ऑलमोस्ट डबल होगी, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट हमारी ज्यादा नहीं बढ़ी। तो एक तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं और फाइनेंस कॉस्ट वो इंशाल्लाह पॉजिटिव में आएंगे। बाकी अगर प्राइसेस जिस तरह हसन ने कहा आगे स्टेबल रहती हैं, तो आई थिंक हम, मेरा ख्याल है इसी क्वार्टर में प्रॉफिट कर जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स तो हमारे बढ़ रहे हैं आगे फ्यूल में। सो फ्यूल में आप कुछ कह नहीं सकते ना कि ब्रेक इवन या नहीं करेंगे, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्राइसिंग, रेगुलेटेड मार्केट है। तो अगर तो अपसाइड रहेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट आ जाएगा। और ये को साल पे देखें, हाँ, इसको साल पे चले, पूरे साल पे, क्योंकि इसमें होता है ये कि एक क्वार्टर में आपका एकदम से प्राइसेस बहुत अच्छी होती हैं। अगर फर्ज करेंगे कि जुलाई अगस्त में हमारा प्रॉफिट भी आया है, सितंबर 15 को ही प्राइस गिर जाएगी, तो उससे भी इन्वेंट्री लॉस आ जाएगा हमें। तो इसको 1 ईयर पे देखें। और दूसरा, आप बेसिकली फ्यूल में दो चीजें देखें कि रेवेन्यू में, वॉल्यूम में कितनी ग्रोथ आ रही है और हमारे एक्सपेंसेस कितने कम हो रहे हैं। ये दो मेन चीजें फ्यूल में देखने वाली। देखिए, इसमें जैसे अली ने बताया कि कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर्स में हम अपनी साइड पे कंट्रोल्स कर रहे हैं। जो अनकंट्रोलेबिलिटी फैक्टर्स है वो प्राइस है, वो इन्वेंट्री की प्लानिंग है। तो उसमें हमने स्टॉक आउट ओग्रा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने एक स्टॉक मेंटेन रखना है एवरी टाइम, ठीक है। उसके अलावा पाइपलाइन में हमारे स्टॉक्स होते हैं, तो पाइपलाइन में भी हमें एक स्टॉक मेंटेन करना है एवरी टाइम एवरी डे। तो ये रीजन जो है, ये दो चीजें अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि हम एलसीज नहीं खोलते फ्यूल में ज्यादा। हम कोशिश करते हैं कि एक्सचेंज लॉस ना हो। हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। हम जो नई गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दी हैं बॉन्डेड वेयर हाउस की, इंटरनेशनल सप्लायर को, वो वाली फैसिलिटी को हमारे सप्लायर यूज करते हैं, और हम उन फैसिलिटी में डेली बेसिस के ऊपर जितनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उतनी प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं। तो ये हम अपनी पूरी प्लानिंग से चल रहे हैं। बाकी अगर बहुत बड़ा प्राइस डिप आ जाता है, अगर कोई 30 रुपए का प्राइस डिप आता है, तो वो जाहिर है कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है। तो इसलिए एग्जैक्ट डेट नहीं हम बता सकते हैं कि हम ब्रेक इवन, लेकिन हमारे प्लान तो इस साल में ऐसे कि हम प्रॉफिटेबल होंगे, जो कि हम लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह। अगर ये 5-7 रुपए की प्राइस डिप, इंक्रीज डिक्रीज, अपसाइड डाउनसाइड ये रहेगी, और इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा प्राइस डिप आ जाता है या बहुत बड़ा प्राइस गेन आ जाता है, जाहिर है वो आइदर वे में जा सकता है। तो कुछ भी इसमें, इसीलिए बैंक्स भी इस वाले बिजनेस को सेंसिटिव मानते हैं। तो ये सेंसिटिव बिजनेस है, बट ये कि हम राइट ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। आप इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमने, जाहिर है ये ब्रेड एंड बटर है, हम डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पिछले 10 साल से हम डिविडेंड देते आ रहे हैं, तो हमारे पास भी कोई अदर सोर्स नहीं है पैसे बनाने का। तो हमारे मालकान जो है वो डिविडेंड से पैसे बनाते हैं, और हम भी विलिंग रहते हैं कि अपने स्टेक होल्डर्स को भी डिविडेंड दें। तो ओवरऑल यही रीजन है कि हम पूरी कोशिश में है कि हमने प्रॉफिटेबल होना है। तो ये इंशाल्लाह हम अगले साल ये प्रेजेंटेशन जब कर रहे होंगे तो हम आपको अच्छी खबरें दे रहे होंगे। अच्छा सर, इस पे फ्यूल में अगर आप 23 वर्सेस 24 देखें सेल्स के नंबर्स, तो हमारी सेल्स 8 बिलियन से 15 बिलियन पे आई है पूरे साल में। 23 वर्सेस 24 डबल सेल होगी। और अगर आप फाइनेंस कॉस्ट देखें तो 98 से 111 मिलियन आई है, विच इज ओनली लाइक उसका 10% थोड़ा सा बढ़ा है आगे। तो फाइनेंस कॉस्ट भी डबल होनी चाहिए थी। इस तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देखें तो वो ऑलमोस्ट हमारी 29% बढ़ी है, जो कि मेन बेसिकली फैक्टर डेप्रिसिएशन का ही है, उसमें और कुछ भी नहीं है। तो वॉल्यूम्स आर ग्रोइंग। यस, जून 23 में के वॉल में मार्जिन वाज 22.9%। इस साल में मार्जिन 2.5 आया, बिकॉज प्राइस डिप्स आई हैं 2-3, तो मार्जिन इसी में, हाँ 6 प्राइस डिप्स के साथ भी आप देख लें कि हमारा लॉस बहुत बड़ा नहीं आया आगे। सो बट ये है कि वॉल्यूम, क्योंकि क्यों वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा करंट साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दूसरा ये है कि काफी हमारी साइट्स रुकी हुई थी अप्रूवल्स के लिए, जो आपको पता है इसमें अप्रूवल का टाइम बड़ा लेट होता है। तो आगे भी 10 to 15 साइट्स हमारी क्यू में, जो कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में एक्टिव हो जाएंगी। सो वी आर वेरी श्योर कि आई थिंक मार्च तक वी विल बी प्रॉफिटेबल इन फ्यूल बिजनेस, एंड यू विल सी पॉजिटिव फाइनेंस कॉस्ट इन फ्यूल बिजनेस। अच्छा, थैंक यू साहब। ये बताते मुझे, आप लोकल जो लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, तो उस पर आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होंगे?
सर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिस तरह हमने बताया वो वेरी करते हैं डीजल साइड पे भी, एमसीओ साइड पे भी। अभी आपको इस क्वार्टर में उन मार्जिन का सही तरह पता नहीं चलेगा बिकॉज हमने अक्टूबर नवंबर में जो अपनी सेल की है वो इंपोर्टेड इन्वेंट्री पे की है। सो सिर्फ हमारे पास दिसंबर का महीना रह गया है। सो इसमें भी वेरिएशन होती रहेगी क्योंकि अब हम रॉ मटेरियल में आ गए हैं, तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, जिसमें बेस ऑयल हो गया, रिटेल्स हो गया, चीजें होगी। तो इसमें रॉ मटेरियल और प्लस प्रोडक्ट मिक्स पे भी डिपेंड करता है आगे। तो इसमें बट व्हाट आई कैन सी इज के जी एटलीस्ट जो हमारे पिछले जीपी मार्जिन चल रहे हैं ओवरऑल उससे 5 to 6% का इंक्रीज नजर आएगा आपको नेक्स्ट क्वार्टर में। थैंक यू वेरी मच जी। ये सारा को करने चली गई थी आवाज आ रही है? जी 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 मेरा जो क्वेश्चन था रिगार्डिंग टू वॉल्यूम सर इन लुब्रिकेंट सेगमेंट, तो आप प्लीज बता सकते हैं कि पिछले साल आपने कितने लीटर्स या टन सेल किए हैं इन FY24 एंड इन फ्यूचर हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग विद द लोकल ब्लेंडिंग की प्लांट? सर वॉल्यूम तो हम कभी भी नहीं बताते अपने, हमेशा सवाल आता है आगे। या बिल्कुल हमने माना भी अभी के वॉल्यूम्स हमारे काफी डाउन गए हैं लास्ट ईयर बिकॉज सिर्फ 2-3 निश मार्केट की हमारी रह गए थे प्रोडक्ट जिसमें हम प्राइस कंपेटिटिव थे। बाकी साइड्स पे काफी हमारी मेच्योरिटीज जो है लास्ट ईयर सितंबर में 310 पे भी हुई हैं, ठीक है, और बाद में डॉलर नीचे आया है। तो काफी चीजें हुई हैं, बट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जुलाई से दिसंबर वर्सेस जैन टू जून देखेंगे तो हमारे वॉल्यूम में 30 to 35% की ग्रोथ आई है। और जुलाई से दिसंबर से अभी अपना जैन से जून और जुलाई से दिसंबर में भी इंशाल्लाह 20 to 30% ग्रोथ हमारी आएगी। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डेफिनेटली जी जो वॉल्यूम हमारा था वी सी एटलीस्ट के हमारा जो प्लान है हमारा लास्ट ईयर से कि हमने 100% की ग्रोथ लेनी है जो हमारी लास्ट जुलाई से दिसंबर की थी। बस ठीक है, थैंक यू। उधर सारा को करना है बस और फिर खत्म करना। जी आप सर कॉस्ट सेविंग तो देखें, एक तो ऑब्वियसली प्लांट तो तय चलेगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की चीज भी आ जाएगी। और कॉस्ट सेविंग इतना बड़ा मैटर नहीं है, मेन ये है कि जो हमने अपना मार्केट में शेयर लूज किया है, जो हमारे वॉल्यूम्स गिरे हैं, हमारा रेवेन्यू गिरा है, वो एक हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, मार्केट में कंपेटिटिव भी हम हो जाएंगे। और बाकी मेन कॉस्ट जो सेव होगी वो होगी हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से जो प्लांट पे बता रहे थे ना 25% पे हमारी प्रोडक्शन चल रही है। यही प्रोडक्शन अगर 70-80% पे चली जाती है that sale, the economy of scale will kick in, so our costs will drop dramatically. फिक्स कॉस्ट ड्रास्टिकली गिरेंगी, उससे डेफिनेटली हमारे जीडीपी पे भी इम्पैक्ट आएगा, वो भी इंक्रीज करेगा। सो यस प्लांट को तो 24 घंटे चलना है, अगर नहीं चल रहा तो नुकसान है। जहाज है, एयरप्लेन हैज टू फ्लाई 24/7, सेम इज विद द प्लांट। मशीनरी लगी हुई है, वो चलनी चाहिए, जितना चलेगी उतना हम सेविंग भी करेंगे कॉस्ट। और बाकी जिस तरह है लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली रॉ मटेरियल की गेम है, तो रॉ मटेरियल जितनी अच्छी बाइंग होगी रॉ मटेरियल पे उस पे ज्यादा पे सेविंग आ जाएगी हमारी। What is the export potential compared with domestic market in lubricant segment, and what are the margins in this segment, local versus import? ये एक्सपोर्ट का क्या नाम है इनका? इनका नाम AD लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट का सवाल आया कि जी मार्जिन्स क्या होंगे और What is the export potential compared with पोटेंशियल क्या है domestic एक्सपोर्ट का, market? वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इंशाल्लाह ताला बाय नेक्स्ट ईयर मे बी जनवरी फरवरी वी बी गोइंग टू एक्सपोर्ट, बिकॉज जो हमारा SKL मूव है उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आउटसाइड, एंड दे रियली वांट कि हम जो लोकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे जो वो नहीं बनाते हैं हेवी बेस ऑयल से, दे वांट कि हम उनके 16 कंट्रीज हैं जो लिस्ट दी उन्होंने हमें, जिसमें लाओस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इसी तरह यूएई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है। इन मुल्कों की तो दे वांट कि जिनके जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स वो बैठे हैं उनको हम यहाँ से बैठ के सप्लाईज दें। तो होपफुली जनवरी फरवरी में वी विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग आल्सो। एक्सपोर्ट के अंदर मार्जिन तो वेरी कंपेटिटिव इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट ये कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम कमा लेंगे तो मोर और लेस 10 to 15% का मार्जिन होता है, उससे ऊपर मार्जिन होता नहीं एक्सपोर्ट में, क्योंकि कंपेटिटिवनेस लानी पड़ती है। बिकॉज आप आगे डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन रखता है, वो रिटेलर को देता है, रिटेलर अपना मार्जिन, तो ये आपको भी वेरी वेरी कंपेटिटिव। बट क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी, प्लांट जब ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतने ज्यादा हम कमाएंगे, एंड देन फॉरेन एक्सचेंज भी हम कमा रहे होंगे, उससे ये है कि
मुल्क का भी भला होगा, हमारा भी भला और होगा, हमारा भी एक नया सेगमेंट भी शुरू हो जाएगा segment भी आगे। शुरू हो जाएगा। So yes, there is a huge potential because they're opening their network to us. तो उससे हमें फायदा होगा। LC वो खोलेंगे SK on high-tech and ship to हमें दे दिया करेंगे किसको शिप करना है। So that's the transaction is going to happen जो हमारी उनसे discussions भी हुई हैं इस पे। तो hopefully by January February आप देखेंगे कि हमारी material information आ रही होगी regarding first export order to XYZ country। ठीक है जी, next। एक है जी मिस्टर तलहा गनात्रा सर, will SK allow you to procure raw materials from different sources? नहीं जी, इसमें एसके का ये है कि हमारी अपना डब्बे के पीछे भी लिखा है फॉर्मुलेशन हमारी सारी एसके का आ रहा है, परचेजिंग सारी एसके का आ रहा है, बेस ऑयल और रेटेड सारे एसके से आ रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने नहीं हमें किया हुआ, बट ये है कि अगर हमें कहीं से फ्यूचर में रेट अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अभी सारी परचेजिंग एसके करके दे रहे हैं हमें। एक और है मोहम्मद सदीक साहब ने पूछा, will you procure raw material from for blending from local supplier or from? नहीं, दोनों कर रहे हैं, हम NRL से भी ले रहे हैं और हमारा जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है वो उनका बेस ऑयल है जो आ गया हमारे पास। तो हम दोनों तरफ से लोकल भी हम NRL से भी परचेज कर रहे हैं और जो हमारा सिंथेटिक है प्रोडक्ट वो हम SK से ले रहे हैं, सिंथेटिक हम किसी और से नहीं ले रहे। एक है मिस शिवानी ने पूछा जी, कैन यू प्लीज रिपीट LC स्ट्रक्चर अगेन? एलसी स्ट्रक्चर क्या चीज? LC का स्ट्रक्चर इमरान साहब बता देंगे, OMC का बता देना, कॉन्ट्रैक्ट वाला आई थिंक होगा। अभी एक क्वेश्चन आया थी रिटर्न में कि LC स्ट्रक्चर, तो वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर ये कि हम 90 डेज की LC में काम करते हैं SK के साथ। जो अभी हमारे पास बेस ऑयल की LC है वो इससे लॉन्गर पीरियड है, ठीक है। तो इसके साथ जो हम फ्यूल में काम करते हैं वो हम LC एट साइट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन करंटली हम LCs नहीं खोलते, हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल सप्लायर है उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी दी है, तो कॉन्ट्रैक्ट में नए बॉन्डेड वेयर हाउस के लॉज आए थे। इंटरनेशनल सप्लायर कराची में बॉन्डेड वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखता है और हम उस प्रोडक्ट में अपनी नीड के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके वो प्रोडक्ट प्रोक्योर करते रहते हैं। उन्होंने ना क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया, LC फॉर द एक्सपोर्टिंग। हाँ, वो ये मैं कह रहा था कि जी हमारा SK के साथ ये कोलैबोरेशन हुई है। SK will open LC on high-tech, right? And they will say कि आप ये LC है let's say $100,000 की, ship this product to XYZ company in let's say Malaysia. So वो guarantee करेंगे payment. So we don't have to go directly to the distributor and get the payment. Payment will be delivered through SK to high-tech, and we will supply the stock to that particular country and the distributor. अच्छा जी, मोहम्मद फजील साहब हैं, उनका क्वेश्चन है जी, हाउ मच कॉस्ट सेविंग डू यू एक्सपेक्ट अदर देन कस्टम ड्यूटी रिडक्शन इन अ परसेंटेज? ये ऑलरेडी हमने आंसर कर दिया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में काफी इसमें सेविंग होगी हमारी, और तो कुछ नहीं है। इसके अलावा जिन्होंने क्वेश्चन लिखे उनको हमने वर्बली जवाब बस ठीक है जी। I think thank you very much जी, आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया and क्लोजिंग कर दें। we hope for the best. आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमने अपनी वेबसाइट पे भी लगा दी हुई है, जो आपको CFO साहब ने दिया और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो हम इस वक्त सेशन का टाइम खत्म करते हैं, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you. अल्लाह हाफिज़। हो गया घंटा चली गई, लेकिन ये इमरान साहब ये जरा मजा का अपन लोग नहीं आए हुए, इन्वेस्टमेंट से आए हुए 30 लोग थे। हाँ लर्नड लोग हैं। Recording stopped. ये तूने मेरी बात सुन, बंद किया था, हमारी बात आती नहीं है नहीं बड़े ये जो है ना सारे इन्वेस्टमेंट वाले पढ़ के तो कल